ओके। हम्म, तो हम लोग चैप्टर करते हैं कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। कॉलोनियल रूल जो है सबसे पहले कहाँ आया था? बंगाल में आया था। ओके, देखो यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया जाएगा, राजा। राजा का मतलब होता है पावरफुल ज़मींदार। ओके, यहाँ पे ऑक्शन हो जाता है बर्दमान के अंदर। यहाँ पे ऑक्शन हो जाता है बर्दमान के अंदर। अब ऑक्शन क्यों हो जाता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे स्टोरी है कि ऑक्शन हो जाता है। ऑक्शन क्यों हो जाता है? देखो यहाँ पे क्या होता है कि 1797 के अंदर ऑक्शन होता है। इट क्यों होता है? परमानेंट सेटलमेंट आई थी हमारी 1793 के अंदर। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था कि हर ज़मींदार को इतना पे करना ही करना पड़ेगा, और जो पे नहीं कर पाएंगे उनकी उस ज़मीन को ऑक्शन कर दिया जाएगा। तो 1797 के अंदर ये बंदा जो है ये पूरा का पूरा पे नहीं कर पाया। तो इसी वजह से बहुत सारे जो परचेजर्स थे, बट होता क्या है कि जब ऑक्शन हो रहा होता है ना, तो ऑक्शन में एक ट्विस्ट देखने को मिला। क्या देखने को मिला? कि जितने भी जो परचेज करने वाले हैं वो राजा के ही सर्वेंट निकले। ठीक है, यानी ये जो ज़मींदार है इसी के ही नीचे वाले लोग थे जो परचेज कर रहे थे अपने अपने उसी मास्टर के बिहाफ पे। ठीक है, तो कहते हैं कि 95% जो सेल्स थी वो फिक्टिशियस थी। द राजा स्टेट हैज़ बीन, तो क्या था इसके अंदर कि उसको पब्लिकली बेचा तो जाता था बट अल्टीमेटली वो उसी के कंट्रोल में रहता था। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है? 75% ज़मींदार जो थे ना वो चेंज, ज़मींदारी जो थी वो चेंज हो गई थी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। ठीक है, इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम दे हैड। इनको लग रहा था कि परमानेंट सेटलमेंट ये लाए क्यों थे? इनको लग रहा था कि हम ये लेके आएंगे तो रूरल इकोनॉमी जो है बंगाल की वो अभी क्राइसिस के अंदर चल रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेमाइंस हो गए हैं, एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ऑफिशियल्स को लगा कि एग्रीकल्चर ट्रेड एंड रेवेन्यू की, एग्रीकल्चर से जो ट्रेड रेवेन्यू आता है वही सोर्स है, तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ना अपने अपने लिए प्रॉपर्टी राइट को लेते हैं और हम लोग परमानेंटली फिक्स कर देते हैं रेवेन्यू डिमांड को। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर हमारी रेवेन्यू डिमांड फिक्स होगी तो कंपनी जो है वो एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरफ थोड़ा सा ये रहेगी कि हाँ ठीक है, हमारे पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम तो आने ही वाला है। दूसरा, एंटरप्रेन्योर यानी कि जो ज़मींदार है उसको भी लगेगा कि हाँ मेरे पास भी एक एक श्योर शॉट वो तो आएगा ही आएगा, प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। हालांकि प्रॉफिट कितना था? तो 110/11 तो इनको लेते थे ये, और 1 रुपया उसको देते थे, मतलब 1% उनका था। तो हालांकि बहुत ही कम प्रॉफिट, बट स्टिल कि हाँ 1% तो हमें मिलेगा ही मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक योमेन फार्मर निकल के आते हैं योमेन फार्मर एंड रिच लैंड ओनर्स। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इन्होंने जैसा सोचा था ना वैसा ये, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा ये काम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इन्होंने ज़मीन दी किसको? ज़मींदार बनाया किसको? ये रिच योमन फार्मर्स को बना दिया, रिच लैंड ओनर्स को बना दिया जिनके पास खुद की कैपिटल थी, एंटरप्राइज था। ठीक है, तो ये ना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, इंडिविजुअल को कि क्या ये जिस इंडिविजुअल को हम लोग दे रहे हैं क्या ये बंदा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगा भी? ठीक है, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे रहे हैं, क्या ये फिक्स रेवेन्यू हमें पे करेगा भी? ठीक है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट की किसके साथ जा रही थी? राजा के साथ, तालुकदार ऑफ बंगाल के साथ। ठीक है, तो उनको एक फिक्स अमाउंट देने की ज़रूरत थी परपेचुइटी के अंदर। ज़मींदार, हालांकि क्या बना दिया गया ज़मींदार को? उसको लैंड ऑनर नहीं बनाया गया, उसको एक रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया गया। ठीक है, याद रखना है ये, ज़मींदार वॉज नॉट ए लैंड ऑनर बट वॉज अ रेवेन्यू कलेक्टर। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस की फ़ोटो है जिसको थॉमस गेन बोरो ने, तो ये थॉमस गेन बोरो कौन है? पेंटर है, उसने इसे पेंट किया है। और ये जो है कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस
ये देखो 1793 के अंदर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जब परमानेंट सेटलमेंट लगी हुई है। दूसरा अमेरिकन वॉर के अंदर ये कमांडर फोर्स भी है, ठीक है, कमांडर फोर्स था उस टाइम पे। ओके, तो कंपनी ने फिक्स किया टोटल डिमांड ओवर द एंटायर स्टेट हुज रेवेन्यू द ज़मींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे, ठीक है। तो उनको रेगुलरली फेल करना होता था, पे करना होता था, अगर नहीं करेंगे तो उनकी ज़मीन जो है उनसे छिन जाएगी। तो मेन बात ये आती है कि ये लोग जो थे ये पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट क्यों करते थे। तो यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ेंगे ताल्लुकदार्स के बारे में। तो ताल्लुकदार वो होते हैं, ताल्लुक को जो होल्ड करते हैं। ताल्लुक का मतलब होता है टेरिटोरियल यूनिट। तो कंपनी ऑफिशियल्स को लगा कि अगर हम एक फिक्स्ड रेवेन्यू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी और रिटर्न आता रहेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था कि वो जो इनिशियल डिमांड थी ना उनकी बहुत ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि उनको पता था कि हमें ये डिमांड जो है हमें फ़िक्स करके रखनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, हमें आपसे इतना ही चाहिए। तो अगर ऐसा होता है कि अगर आगे चल के इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो अपने प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो उनको लगा कि हम शुरू में इतना बड़ा प्राइस बोल देते हैं कि उस जिसको ये भरते रहे और आगे चल के हमें दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये की कि इन्होंने हाई डिमांड उस समय पे लगा रखी थी जिस टाइम पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम चल रही थी, ठीक है। तो रैयत को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि यार हम कैसे दें कैसे दें, ठीक है। और रैयत कौन होते हैं? वो पीजेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। और बंगाल के अंदर रैयत पे करते थे। ज़मींदारी सिस्टम है बट रैयत तो वहाँ पे भी थे ना। यहाँ पे तो रैयत वाली सिस्टम मद्रास में आ गया, वहाँ पे जो रैयत थे उनको ज़मींदार को देना पड़ता था, ठीक है। रैयत हमेशा कल्टीवेट नहीं करते हैं, ये याद रखना है। वो उनके अंडर रैयत से भी वो कल्टीवेट करवा लिया करते थे। दूसरी बात ये पता चली हमें, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है कि रेवेन्यू जो थी ना वो इनवेरिएबल थी, मतलब कि हार्वेस्ट कर रहे थे, हार्वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, आपको पंचुअली पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, पंचुअली पे करना पड़ेगा सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग। अगर सनसेट के टाइम पे नहीं आई तो ज़मीन ऑक्शन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ज़मींदार को बड़ी ही लिमिटेड पावर दी गई है रैयत से कलेक्ट करने में और ज़मींदारी को मैनेज करने में। तो कंपनी ने ये देखा, कंपनी ने ज़मींदार को कंपनी ने ऐसा इसलिए ज़रूरी समझा कि यार ज़मींदार को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ज़मींदार के को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने उसके ट्रूप्स को डिसबैंड कर दिया, उसकी कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया, उसके जो कटचरीज थे, कोर्ट्स थे, उसको अपने सुपरविज़न में ले आए, है ना। तो मतलब पहले ज़मींदार क्या क्या देखता था? कस्टम ड्यूटीज़ को देखता था, कोर्ट को देखता था। इन्होंने ट्रूप्स और सारी की सारी चीज़ों को हटा दिया। दूसरा, लोकल जस्टिस, लोकल पुलिस का भी इनका अधिकार हटा दिया गया। तो कलेक्टरेट एमर्ज, और यहाँ पे कलेक्टरेट की अथॉरिटी ले आई। ये कलेक्टरेट एमर्ज एज एन अल्टरनेटिव अथॉरिटी, ये कॉर्नवालिस लेके आया ना। तो ये सब कलेक्टरेट को यहाँ पे एमर्ज कर दिया गया। तो उससे फिर से ज़मींदार और रिस्ट्रिक्ट होने लग गया। यहाँ पे एक रेंट कलेक्शन के लिए एक ऑफिसर था। ज़मीन देखो, होता क्या है कि ये ज़मींदार खुद नहीं जाता है रैयत के पास जाएगा कि चलो 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 लाओ निकालो पैसा, नहीं। इसका एक रेंट कलेक्शन का इसने अपने लिए एक ऑफिसर रख रखा था ज़मींदार ने, उसका नाम था अमलाह। अब रेंट कलेक्शन जो है वो एक पेरिनियल प्रॉब्लम थी। कैसे? एक तो बैड हार्वेस्ट हो रहा है, लो प्राइजेज मेड पेमेंट डिफ़िकल्ट फॉर द रैयत, ठीक है। अब क्या है, रैयत जो थी ना वो कभी कभी तो डिलिबरेटली डिले करते थे। क्यों? क्योंकि जो रिच रैयत्स हैं, विलेज हेडमैन हैं, जोतेदार, मंडल्स पर ओनली वो बहुत खुश होते थे कि अरे वाह मज़ा आ रहा है इनको ट्रबल में देख के। ज़मींदार जो थे वो उनके ऊपर पावर असर्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी जो जुडिशियल पावर थी वो भी उनसे खींच ली गई थी। तो ये मतलब निहत्ते से हो गए हैं। अब फ्रांसिस बुच्चामन ने बताया है, जैसे नॉर्थ बंगाल के अंदर भी उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि रिच पीजेंट्स जो थे ना, जिनको हम लोग जोतेदार बोलते हैं इन्होंने बहुत सारा एरिया एक्वायर कर लिया था। इन्होंने लोकल ट्रेड को कब्जा कर लिया, मनी लैंडिंग को कब्जा कर लिया, और बहुत जो पुअर कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर ये एक्सेसिव पावर चलाया करते थे।
अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स। इनके पास भी खूब लैंड था, ठीक है, हालांकि हैं ये रैयत, रिच रैयत से, ठीक है, लेकिन इनके पास खूब लैंड हुआ करता था। तो ये शेयर क्रॉपर्स के थ्रू थ्रू अपने लैंड को कल्टीवेट करवाते थे। शेयर क्रॉपर्स को हम लोग बोल रहे हैं अधियार्स और बरगदार्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हैंडेड ओवर अ हाफ ऑफ प्रोड्यूस। तो ये क्या करते थे, पहले ये अधियार्स और बदग्यार्स जो हैं ये अपना उगा लेते थे, उसके बाद फिर जोतेदार को दे देते थे, आधा दे देते थे उसमें से कि ठीक है मैंने उगा लिया, अब आप भी उगा लो, इस तरीके से। जो पावर थी ना जोतेदार की, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी ज़मींदार के मुकाबले में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहले ये याद रखना है कि जॉर्ज चिनरी जो है वो भी एक पेंटर है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जोतेदार जो है वो विलेज में रहता था और वो डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता था पुअर विलेजर्स के ऊपर। अब ज़मींदार तो बाहर रहता है ना, ये डायरेक्टली वहीं पे रहते हैं। दूसरा, इन्होंने क्या किया, ये ज़मींदार की एफर्ट को रेजिस्ट करते थे। तो पीजेंट को लगता था कि अरे वाह, ये तो हमारे साथ है, क्योंकि वो इतना भारी भारी मांग रहे हैं, तो ये उनके साथ साथ दे रहे हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज, ताकि गांव के अंदर, गांव का पैसा गांव में ही रहे, ज़मींदारी को ना जाए। दूसरा क्या है कि ज़मींदारी ऑफिशियल्स को प्रिवेंट ही करते थे कि अपनी ड्यूटी ना कर पाए, और रैयत को बोलते थे कि नहीं नहीं, इन पे पैसा दो ही मत, दो ही मत। अब ऐसा नहीं है कि कोई इनकी मदद कर रहा है, कोई मदद कर रहा है उसमें उसका खुद का फ़ायदा होता है। इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये था कि जब ज़मींदार की ज़मीन ऑक्शन होगी, उस टाइम पे ये जोतेदार जो थे यही परचेज़र बनते थे, यार हम खरीद लेते हैं, ठीक है। ये जो जोतेदार थे ना, ये बड़े ही पावरफुल थे। कहाँ पे? नॉर्थ बंगाल के अंदर बहुत पावरफुल रहे हैं ये। इन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं हौलादार, गंटीदार और मंडल, इन्हीं को हम बोलते हैं। तो ये जो थे ना, ये ज़मींदारी अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा वीकन कर रहे थे। देखो ऐसा सिस्टम था, पहले कंपनी है, फिर ज़मींदार है, उसके नीचे रैयत है। अब रैयत के साइड में जोतेदार हैं, रिच रैयत। वो रिच रैयत क्या है? रैयत के लिए एक ट्रेडर का काम भी कर रहे हैं और एक मनी लेंडर का काम भी कर रहे हैं। अब इन दोनों के अंदर एक अंडर रैयत भी है, ठीक है। तो अंडर रैयत जो है वो रेंट किसको पे करते हैं? रैयत को, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं आगे। अब ज़मींदार रेजिस्ट कर रहे थे। देखो ज़मींदार रेजिस्ट कर रहे थे क्या, देखते हैं। देखो जो अथॉरिटी थी ना, अथॉरिटी थी ज़मींदार की, वो कोलैप्स तो नहीं हुई थी, बट कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी उसको। पहली बात तो ये कि फिक्टियस सेल, अब वो कैसे, मतलब इन सब चीज़ों से ज़मींदार कैसे अपने आप को बचा रहे थे, ये मतलब है कि जोतेदार इतना ज़्यादा खेल खेल रहे हैं, साइड में ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा खेल खेल रहे हैं, तो बेचारे ज़मींदार अपने आप को कैसे बचाएं? बेचारे तो नहीं, बट कैसे बचाएं? यहाँ पे इन्होंने फिक्टियस सेल करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया अपनी सीरीज़ ऑफ मैन्यूवर्स। मतलब क्या होता है कि अपनी ज़मींदारी को अपनी माँ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब कंपनी का एक अधिकार था, एक रूल था कि प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, ये प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी, ठीक है। ओके, रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वॉज डेलिबरेटली विदहेल्ड, ठीक है। मतलब कि जो जो जैसे कि उन्होंने बोला कि लाओ पैसे ले आए, लाओ लेके आओ, तो वो डेलिबरेटली उसको रोक के रखते थे कि नहीं देंगे पैसे, थोड़ी देर बाद हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, इस तरीके से। अनपेड बैलेंसेस वॉज अलाउड टू एक्यूमुलेट, ताकि हम लोग पावर में रहे, हम लोग पैसों को अपने पास जमा करके रखते हैं, ठीक है। और जब ऑक्शन होता था तो वो अपने ही लोग देते थे, और वो उसमें क्या करते थे, आउट बिडिंग अदर परचेजर्स, ठीक है। और क्या करते थे, जैसे ही उन्होंने अपने लोग भेजे तो वो उन्होंने बड़ी ऊंची बोली लगा दी, लेकिन उस बोली के पैसे नहीं दे रहे हैं ये। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि उनको लगता था कि अरे यार, स्टेट को लगता था कि ये कहाँ फंस गए हम लोग, हम बेच भी रहे हैं, पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो ज़मींदार को अपना ही लैंड, ठीक है, लो प्राइस में दोबारा मिल जाया करता था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ज़मींदार ने कभी भी फुल रेवेन्यू डिमांड को दिया ही नहीं। तो ये और तेज़ है, सब तेज़ है यहाँ पे। दूसरा ये क्या करते हैं, अगर किसी बाहर वाले ने ख़रीद लिया तो ये उस पर लठियाल से अटैक करवा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये रैयत को भी पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने पुराने ज़मींदार से वो लॉयल्टी
वो करते हैं, ठीक है। देखो कभी भी ऐसा ऐसा हो ना कि मतलब किसी की कोई ज़मीन है, 4 लोग उस पर डिपेंडेंट है, तो उनके बीच में कभी नहीं घुसना है, क्योंकि वो लोग भी खुश नहीं होंगे भले ही सस्ते में ख़रीद लो, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं हमारा तो पुराने वाला ही सही है, कम से कम इसको हम जानते तो हम इसको पैसा देंगे कि हमारी मदद करता है, ये है वो है। तो लोग ज़्यादा खुश वुश नहीं होते हैं, याद रखना है। तो क्योंकि क्या होता है कि देखो दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन ज़मींदार थ्रू अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारा ज़मींदार अच्छा, हम किसी और को पैसा हम नहीं देंगे, इस तरीके से। अब क्या होता है कि डिप्रेशन चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो प्राइसेस जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। तो रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो फ्लैक्सीबल। अब आगे चल के क्या होता है कि डिप्रेशन चल रहा है 70-90 के करीब, तो क्या होता है कि इनके जो रूल्स है उसको थोड़ा सा फ्लैक्सीबल किया जाता है, और कहा जाता है कि ठीक है यार देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि चलो इस टाइम पे तो बच जाते हैं, लेकिन जब 1930 में डिप्रेशन आता है, उस टाइम पे जोतेदार जो हैं अपनी पावर को कंसोलिडेट नहीं कर पाते, सॉरी, उस टाइम पे ये ज़मींदार कोलैप्स हो जाते हैं, और जोतेदार जो हैं वो उस टाइम पे 1930 में फिर ये चढ़ेंगे, जोतेदार चढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आदमी है मेहताब चंद नाम है इसका, ठीक है। इसने क्या किया था, ये गद्दार है, ट्रेटर एक तरीके से। इसने संथाल रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स की मदद की थी इस आदमी ने। चलिए, तो बेनामी क्या होता है? बेनामी एक टर्म है जो हिंदी में यूज़ किया जाता है, हिंदी का शब्द है ये। जैसे कि एक फिक्टिशियस यानी कि इनसिग्निफिकेंट पर्सन जो रियल बेनिफिशरी को ना बता के किसी और के नाम पे काम करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब फिफ्थ रिपोर्ट क्या है ये देखो, EIC ने एक रिपोर्ट भेजी, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1813 के अंदर। ये 1002 पेज की थी इस तरीके से। क्यों भेजी? हो क्या रहा था कि जो वहाँ के लोग थे ना ब्रिटेन के, वो अपोज कर रहे थे कि ये क्या मतलब है, आपने इन लोगों को इतना ज़्यादा रॉयल चार्टर दे रखा है, हम भी जाएंगे इंडियन मार्केट के अंदर, है ना, और वो लोग तो वहाँ पे गंदे गंदे काम कर रहे हैं, इस तरीके से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी को भेजा कि जाओ जाके देख के आओ कि ये लोग करते क्या हैं। तो फिफ्थ रिपोर्ट जो थी वो सिलेक्ट कमेटी जो उन्होंने भेजी हुई थी, उन्होंने इनके बारे में लिखा था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का नेचर कैसा है, ठीक है। ये क्या है? ये है अंदुल राज पैलेस। क्या है ये? ये है अंदुल राज पैलेस, ठीक है। ये सत्याजीत रे की फिल्म है जल सहागर, ठीक है। तो ये जल सहागर जो है ये दिखाता है कि किस तरीके से ज़मींदारी स्टाइल का डिक्लाइन हुआ है, और ये अंदरुज राज पैलेस के अंदर की हुई है। जल सहागर पिक्चर है सत्याजीत रे की, अंदुल राज पैलेस के अंदर ये शूट की गई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब क्या हो रहा है? जुम्मा क्या होता है? जुम्मा होता है असेसमेंट ऑफ सिक्का रुपी, ठीक है, मतलब सिक्का का असेसमेंट, जुम्मा, ओके। अब क्या होता है? लड़ाई होती है हो एंड फ्लॉ की। देखो, हो वो होता है जो जो करे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करे, और फ्लो जो सेटल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करे। ये बुचामैन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा घुमा है। ये बुचामैन पहली बात तो है कौन? ये फिजिशियंस हैं। तो ये फिजिशियन है, ठीक है, बंगाल मेडिकल सर्विस के अंदर, ठीक है। और ये जो था, ये सर्जन था एक तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली का। तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे ये आया हुआ है। ये बड़ा ही इसने ऑर्गेनाइज़ किया था कलकत्ता अलीपुर जू और बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। अब देखो, तो ये आता है राजमहल हिल की और घूमने के लिए, तो कहता है कि अरे बाप रे, ये तो इम्पेनिट्रेबल, इसमें तो घुसना ही बड़ा खतरनाक है, और लोग जो है बात नहीं करना चाहते किसी से भी, ठीक है। तो ये ऐसे ही घूमता रहता है। यहाँ पे इन लोगों को बोलते हैं पहाड़िया, ठीक है। पहाड़िया वो जो राजमहल हिल के पास रहते हैं। ये पहाड़िया जो हैं ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पोटैश ऐश वगैरह का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये पल्सेस मिलेट ग्रू करते हैं। तो पहाड़िया क्या ग्रू करते हैं? पल्सेस मिलेट को ग्रू करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये यहाँ से महुआ कलेक्ट करते हैं, सिल्क कुकून कलेक्ट करते हैं, और रेजिन फॉर सेल के लिए कलेक्ट करते हैं, और वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन के लिए कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक विलियम हॉज है, एक ब्रिटिशर्स है, वो भी एक पेंटर एक तरीके से। चलिए देखो, एक्वा टिंट क्या होता है? एक्वा टिंट का मतलब ये होता है कि जब कॉपर शीट को कट किया जाए एसिड के साथ, और उसको फिर प्रिंट किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा टिंट। तो एक्वा टिंट इज अ पिक्चर प्रोड्यूस बाय कटिंग कॉपर शीट को एसिड से कट करके प्रिंट किया जाए, उसको बोलते हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग क्या क्या करते हैं, तो ये कल्टीवेटर, लाइफ ऑफ पहाड़िया क्या है, कल्टीवेटर है, फूड गैदरर है, चारकोल प्रोड्यूसर हैं और सिल्क वॉर्म रियरर हैं, याद रखना है। तो ये हटमैन है विद और टेमरिंड ग्रूव्स में रहते हैं, ये टेमरिंड ग्रूव्स हैं इनका, रिजल्टेड इन एंड रेस्टेड, और मैंगो के ट्री के नीचे रेस्ट करते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है, मैंगो का ट्री मिला है, टेमरिंड मिला है, ये सब चीज़ें मिली है। ठीक है, अब देखो पहाड़िया जो है ना, देखो इनका क्या है कि एक ये काम करते हैं कि पहाड़िया जो है वो प्लेन में रेड करते हैं, जहाँ पे प्लेन्स में रेड करते हैं जहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। ये रेड इनके लिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जैसे कि वहाँ पे स्कैरसिटी चल रही है, तो यार थोड़ा बहुत पैसा इनको चाहिए ना, चाहिए लूट मार से लेके आए, बट चाहिए तो चाहिए ही। ठीक है, तो मीन्स ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशन विद आउटसाइडर, ये इनका एक तरीका भी है कि इनका ये एक तरीका भी है पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करने का। अब ये पॉलिटिकल रिलेशन कैसे मेंटेन करने का, जो ज़मींदार है ना प्लेन के, उनको एक परचेज पीस खरीदना पड़ता था, मतलब पीस खरीदनी पड़ती थी बाय पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू हिल चीफ। ठीक है, ट्रेडर्स को भी छोटा छोटा अमाउंट देना पड़ता था कि आप ताकि, ठीक है, आपको हमारे पास यूज़ करने, आपको हमारे एरिया में आना है, ठीक है, थोड़ा सा आप ये जो है थोड़ा पैसे दो हमें। ठीक है, जैसे ही टोल पे किया है ना, मतलब टोल लगा रखा है इन्होंने एक तरीके से, तो पहाड़िया चीफ कहता था कि ठीक है, आपके सामान को अब नहीं लूटा जाएगा, नहीं दिया तो आपके सामान को लूट लिया जाएगा, इस तरीके से। तो नेगोशिएटिंग पीस जो था ना वो बहुत ही फ्रेजाइल हो गया। क्यों ऐसा, ये फ्रेजाइल क्यों हो गया? अच्छा तो चल रहा था काम। देखो जो सेटल्ड एग्रीकल्चर है ना वो एग्रेसिवली एक्सटेंड हो गया, सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंड हो गया ईस्टर्न इंडिया के अंदर। अब ये करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो ब्रिटिश ने इनकरेज किया कि यार जाओ ईस्ट साइड में जहाँ पे पहाड़े रहते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट काट दो, है ना। ज़मींदार एंड जोतेदार टर्न्ड अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू राइस फील्ड। ठीक है, क्या करो, ज़मींदार और जोतेदार को बोला कि आप जाओ और जाके जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको राइस फील्ड के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, देखो ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि ये ना बड़ा बड़ा ही ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें क्रॉप्स मिल सकें एक्सपोर्ट के लिए और हम यहाँ पे एक सेटल्ड और ऑर्डरली सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, और उनको लगता था कि ये लोग ना बड़े ही मतलब जाहिल गवार टाइप से हैं, तो हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना ही करना चाहिए इस तरीके से। तो उनको लगता था कि हमें ना इनको टेम करना चाहिए, सिविलाइज करना चाहिए और इनको हंटिंग छोड़ के इनको प्लो एग्रीकल्चर करना चाहिए। बट ऐसा क्या हो सकता है? तो इन्होंने क्या किया इतना कुछ करने के लिए, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर इनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो एक नाम आएगा 1780 में, अगस्तस क्लीवलैंड, ये कलेक्टर है भागलपुर का। इसने बोला कि नहीं यार इतना मारना वारना सही नहीं है, हम पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन को यूज़ करते हैं। इन्होंने बोला हम ना पहाड़िया चीफ को बुलाते हैं और उसको ना एक एनुअल अलाउंसेस देंगे, उसको बोलेंगे कि आप यार अपने लोगों को सिखाओ कि थोड़ा सा सही सही तरीके से रहे और ऑर्डर मेंटेन करके रखे, और आप लोग ना सेटल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ो। बट वही वाली बात है कि पहाड़िया चीफ ने पहले तो मना कर दिया इसको, तो जिसने 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 चीफ ने बोला कि ठीक है अपनी कम्युनिटी को मनाऊंगा, उसकी कम्युनिटी ने उसको निकाल दिया। तो क्या होता है कि, तो इसीलिए फिर जो इनके साथ दे रहे थे ना ये चीफ, उन्होंने बोला कि ये जो है ना ये सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय है या फिर स्टाइपेंड्री चीफ है। ठीक है, तो पहाड़िया नेचुरली व्यू हिम, उसको देखने लग गए, जो भी आदमी ऐसे काम कर रहा था, मतलब बुचमैन को भी ये लोग ये ऐसे ही देखते थे कि ये जो है ये सस्पिशियन से और डिस्ट्रस्ट से लोग देखते थे इसको। अब देखो संथाल जो है ना, संथाल जो है वो ऐसे घूम रहे थे जगह ढूंढने के चक्कर में कि यार हमें कोई जगह मिल जाए। ठीक है, तो उनको एकदम से ये जगह मिल गई और वो यहाँ पे उन्होंने राइस और कॉटन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब ये भी ट्राइब है, तो ट्राइब आपस में ट्राइब तो मिल ही सकते हैं, तो मिल के ये यहाँ पे ज़्यादा घुसने लग गए। अब क्या होता है कि संथाल जो थे थोड़े से पावरफुल थे, तो पहाड़िया को क्या करना पड़ गया, राजमहल हिल के डीप में जाना पड़ गया। ठीक है, तो पहाड़िया जो है वो हो का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है हमारे संथल हैं, ये सेटलर्स हैं, तो ये प्लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 1810 के अंदर, तो ये देख रहे हैं कि ये जो बुचमैन देखता है कि ये जो है संथाल हैं, ये तो भैया यहाँ पे टोबैको मस्टर्ड ये सब उगाने लग गए हैं, बहुत बढ़िया बात है इस तरीके से।
तो संथाल हैड बिगन टू कम अराउंड बंगाल। तो संथाल जो थे ना वो बंगाल के अराउंड आए 1780 के अंदर, ठीक है। तो उनको लगा कि यार ये तो सही है, हम भी तो यही चाहते हैं। ब्रिटिशर्स को लगा कि यार हम भी यही चाहते हैं, संथाल भी यही काम कर रहे हैं। तो ज़मींदार को बुलाया कि यार इनको बुलाओ, है ना। तो इनको बोला कि आप एक काम करो, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको बुलाया क्योंकि इनका भी फ़ायदा है। इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप जंगल महल में जाके रुकने लग जाओ। पहाड़ियाँ अब देखो, अब क्या है कि इन्होंने बोला कि ठीक है। अब पहाड़ियों का ये था कि यार हम ना तो अपना फॉरेस्ट काटेंगे, ना हम प्लॉ को टच करेंगे। तो इतना ज़्यादा कहते हैं ना, इतना ज़्यादा अपनी धारणाओं पे फिक्स होना भी गड़बड़ है। समय के साथ इंसान को बदलना ज़रूरी होता है, ये हमें हिस्ट्री सिखाती है। और हम लोग जो हैं, हम लोग इसी पे ही रहेंगे। तो संथाल बाई कॉन्ट्रास्ट अपीयर टू बी आइडल सेटलर्स, ठीक है। तो इनको ज़मीन दे दी गई। फिर संथाल को ज़मीन दी गई, उसको हमने बोला फुट हिल ऑफ राजमहल के अंदर दमने को। तो दमिने को जो है वो लैंड था सेटलर्स का। इनको ये कहा गया कि आप एक काम करो, आपको 1/10 एरिया ऑफ फॉरेस्ट अगले 10 साल में काट देना है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पे एग्री कर दिया क्योंकि ज़रूरत है ना। बोले ठीक है, कर देंगे। तो पहाड़ियाँ जो थे वो ड्राई इंटीरियर में जाके रहने लग गए। वो उनका जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा रॉकी थी, ठीक है। तो अब क्या है कि इनके पास तो यार इनका इनका ये था कि इनको तो नई नई जगह पे जाना है, क्योंकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, नई नई जगह पे जाना होता है इनको। बट पहाड़ियाँ जो है अपनी लाइफ को अब सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। संथाल जो आराम से सेटल डाउन हो गए, बढ़िया मज़े से रह रहे हैं। लेकिन ये सिद्धू मांझी है, संथाल का लीडर है ये। बट अब क्या होता है कि संथाल को ये लगता है कि जो लैंड इन्हें मिला है वो इनके हाथों से छिन रहा है। स्टेट जो है इनके ऊपर हैवी हैवी टैक्स लगा रहा है, और जो मनी लेंडर्स है, दीखूज हैं, वो इनके ऊपर हाई रेट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको लगा कि 1850 में इनको लगा कि यार हमें इनके खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी, ज़मींदार, मनी लेंडर और कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट में, ठीक है। इसीलिए इन्होंने संथाल रिवॉल्ट होता है 1855 से 56 के बीच में। सिद्धू मांझी, ये सिद्धू मांझी है, ठीक है। तो संथाल प्रगना फिर ऐसे करके क्रिएट किया जाता है इनके द्वारा। तो ये लड़ाई वड़ाई होती है इनकी, कहाँ पे हो रही है ये, भागलपुर और बिरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झारखंड वाले एरिया के अंदर, ठीक है। चलिए अब क्या हो रहा है, अब बुचामैन की बात करते हैं। देखो ये जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है। ये हर जगह जा रहा है, और जा रहा है तो फिर भाई उसका एम्प्लॉय है, तो ये सर्वेयर पालकनी में बैठ बैठ के जाएगा, मस्त तरीके से पुली वुली लेके जाएगा अच्छे से। तो ये कैसा लगता है देखने वाले को कि ये तो कोई सरकार का एजेंट है, ठीक है। इसने फिर सारे के सारे साइन वगैरह रिकॉर्ड किए कि अच्छा आयरन और भी है यहाँ पे, ओके, माइका भी है यहाँ पे, ग्रेनाइट भी है, सॉल्ट पेट्रे भी है, वाह वाह, सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है ना क्रिटिकल है लाइफ स्टाइल ऑफ फॉरेस्ट विलेजर्स को लेके, ठीक है। और क्या क्या कहता है कि यार इनको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, इस तरीके की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अब हम बात करते हैं बॉम्बे डेक्कन की, ठीक है। हमने इतना पढ़ लिया, बॉम्बे डेक्कन की साइड में क्या हो रहा है भाई, ये हम देखते हैं। देखो यहाँ पे बॉम्बे डेक्कन में कौन है, मनी लेंडर हैं और ग्रेन डीलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिवॉल्ट हो जाता है 1875 के अंदर, ठीक है। तो रैयत जो होते हैं ना वो सारे के सारे बही खाता को जला देते हैं और ग्रेन शॉप लूट लेते हैं, शाहूकार के घरों को आग लगा देते हैं। और ये जो रिवॉल्ट है ये पूना से अहमदनगर तक फैल रहा था। क्यों हो रहा है ऐसा, पुलिस पोस्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है इन विलेजेस टू फ्राइटन द रेबिलियस पीजेंट्स। तो ये सब क्यों हो रहा है, देखो साहूकार वो होता है जो मनी लेंडर और ट्रेडर दोनों की तरह एक्ट करे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा था, कि क्यों इन्होंने ये जलावला दिए। देखो परमानेंट सेटलमेंट जो है ना वो सिर्फ बंगाल के अंदर ही थी, पहली बात तो, ठीक है। अब क्या हो गया था कि 1810 में एग्रीकल्चर के प्राइस रोज हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वॉल्यूम बढ़ा दी, मतलब इन्होंने इनकम को इंक्रीज कर दिया, एनलार्ज कर दिया इनकम को, ठीक है। सिंस द रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड अंडर परमानेंट सिस्टम, ठीक है।
तो हम ये देख रहे थे कि अकाउंट वगैरह बर्न कर दिए गए हैं। शाहूकार कौन होता है? शाहूकार वो होता है जो मनी लेंडर और ट्रेडर दोनों का काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे अब एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी आ रही है। ये हम देख रहे थे कि परमानेंट सेटलमेंट जो है ना हर जगह बंगाल में लगाई गई थी, बाकी जगह पे ये अप्लाई नहीं की गई थी। कारण ये था, एक तो अब हार्वेस्ट का जो प्रोड्यूस है ना, मतलब वो बढ़ चुका है, तो लोगों के पास जो है वो ज़मीन, लोगों के पास जो है वो इनकम अब बहुत बढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इकोनॉमिस्ट आते हैं, डेविड रिकार्डो। तो डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि डेबिट रिकॉर्ड, तो इनको लगता है, अब इनको लगता है कि यार टेम्परेरी रिवेन्यू सेटलमेंट लगानी चाहिए, क्योंकि जैसे टेम्परेरी रिवेन्यू सेटलमेंट लगानी चाहिए, तो ये लोग जो है ना ये बड़ा मानते हैं डेविड रिकार्डो की थ्योरी पे। तो डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि लैंड ऑनर को सिर्फ एवरेज रेंट तक ही क्लेम करना चाहिए। ठीक है, अगर वो उससे ज़्यादा लेता है तो उसके पास सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको स्टेट को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर स्टेट को उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो रेंटियर बन जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, लैंड ओनर, वो आराम से अपना सरप्लस इनकम से ही अपना काम चलाता रहेगा। ठीक है, और इनको लगता था कि बंगाल के अंदर ये जो रिकार्डो थ्योरी है ये कंफर्म हो गई है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉम्बे डेक्कन वाले रीजन के अंदर रियायतवारी सिस्टम को अप्लाई किया। ठीक है, तो रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रैयत के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, इनकम और कैसे करेंगे हम लोग, डिफरेंट सॉइल के ऊपर हम लोग इनकम जो है वो एस्टिमेट कर देंगे। रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रियायत वॉज एक्सेस्ड एंड ए प्रपोर्शन ऑफ इट वॉज शेयर्ड एज अ स्टेट। और इसको हम लोग हर 30 साल में हम लोग रीसर्वे करते रहेंगे। और ये जो ताकि इससे ये फ़ायदा क्या है कि ये जो है परमानेंट नहीं है, 30-30 साल में हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, दिक्कत क्या आती है इसमें, देखो दिक्कत ये आती है कि 1820 में ये आया था, लेकिन ये वो आया था 1793 के अंदर, और ये आया 1820 में। ये पहले से ही इतना हाई था कि लोगों को ना जगह छोड़ छोड़ के भागना पड़ गया। ठीक है, दूसरा, रेनफॉल हो रही है, कुछ भी हो रही है, आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फेल शार्पली आफ्टर 1832। ठीक है, अब यहाँ पे फेमीन आती है, 1832 के अंदर फेमीन आती है, तो लोगों को लगता है कि अरे बाप रे बाप, हमें तो लोन लेना पड़ रहा है हमारी एवरीडे नीड के लिए, और हम लोग तो और ही कर्जे में डूबे जा रहे हैं। तो फिर इनको लगा ब्रिटिश ऑफिसर को कि अच्छा यार ये तो ज़्यादा ही हो गया, चलो थोड़ा सा हल्का करते हैं इसको। तो ये लास्ट में ना हल्का भी करते हैं कि अच्छा ठीक है चलो कम दे दो कम दे दो। ठीक है, तो टू एक्सपैंड कल्टिवेटर पीजेंट नीडेड मोर प्लो एंड कैटल। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इनको पैसा चाहिए था सीड खरीदने के लिए, है ना। अब क्या है कि अब उनको बोला कि चलो थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, हल्का कर दिया, तो इनको बोला कि चलो ठीक है आप लोग ना थोड़ा और बढ़ा लो अपना। तो अब इनको क्या है कि उनको अब बढ़ाने के लिए उनको प्लॉ चाहिए, भाई और बढ़ा लो, तो प्लॉ चाहिए, कैटल चाहिए, और उनको सीड खरीदने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि अब लुट चुके हैं ना पूरे के पूरे वो उस टाइम पे। तो मनी लेंडर के पास इनको फिर जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, कॉटन बूम हो जाती है 1860 के अंदर। तो 1857 के अंदर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फाउंड किया जाता है ब्रिटेन के अंदर, और 1859 के अंदर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई जाती है। ठीक है, जब अमेरिकन सिविल वॉर हमारा 1861 के अंदर ब्रॉक होता है, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है डेक्कन के ऊपर। दो जो रैयत थे ना डेक्कन के, वो उनके पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट आ जाता है, और उनको तो 100 रुपये और एडवांस दिए जाते हैं कि अच्छा आप कॉटन उगाओ कॉटन उगाओ। और शाहूकार कहते हैं मैं आपको ना लॉन्ग टर्म लोन देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बॉम्बे डेक्कन में खूब एक्सपैंड हुआ। लेकिन भाई ये कि ये जो बूम आया था ना, इससे कॉटन प्रोड्यूसर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जो सम रिच पीजेंट्स थे उन्होंने तो कमाया, लेकिन कॉटन एक्सपेंशन का मतलब ये था कि और इनके ऊपर हाई हैवी डेप्थ चढ़ गया था, तो ज़्यादा फ़ायदा इनको नहीं हुआ है। इन लोगों को ये याद रखना है। अब क्या होता है, सिविल वॉर जैसे ही ख़त्म होता है, तो सिविल वॉर ख़त्म होता है तो अब क्या होता है, यहाँ से इन्होंने लेना बंद कर दिया। अब किसके ऊपर पड़ेगा, रैयत के ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये लोग जो है इनको रैयत को साहूकार से लॉन्ग टर्म क्रेडिट नहीं मिल रहा है। फर्स्ट रेवेन्यू सिस्टम, तो मतलब मेन बात ये है कि अभी
चलो उस टाइम पे तो फिर भी थोड़ा बहुत कम लेते थे। अब इस टाइम पे क्या हो गया है कि जो नेक्स्ट रेवेन्यू जो लगाया है ना इन्होंने, उसको 50-100% और बढ़ा दिया है कि नहीं, हम तो आपसे 50-100% हाई कमीशन खाएंगे। ठीक है। दूसरा, मनी लेंडर, अब लोग, अब पहले तो ये कहते हैं हाँ ले जाओ ले जाओ, अब कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के ऊपर कि यार ये तो हमारा हमारा दुख दर्द समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि मनी लेंडर हैज़ चेंज ओवर, मनी लेंडर ने क्या किया, 100 रुपये को 2000 तक का लोन चार्ज लगाने लग गया ये। ठीक है। इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने एक लिमिटेशन लॉ पास किया। लिमिटेशन लॉ का मतलब ये होता है कि आपको एक बॉन्ड साइन करवाया, लोन बॉन्ड साइन करवाया कि इसको, इसकी वैलिडिटी केवल 3 साल तक की है, 3 साल तक जितना लगाना है लगा लो, उसके बाद नहीं लगाओगे। बट मनी लेंडर ने इसको और उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा, उन्हें रैयत को नए बॉन्ड के साथ और घुमा दिया, मतलब फोर्सिंग द रैयत टू साइन न्यू बॉन्ड। और नया बॉन्ड जो साइन हुआ उसमें उसके साथ उन्होंने जो पुराना अनपेड बैलेंस था वो भी जोड़ दिया। ठीक है। और फिक्टियस अमाउंट लिखने लग गए, कुछ भी फिक्टियस फिगर लिखने लग गए, मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ भी चीज़ें। तो इनके लिए ये डीड एंड बॉन्ड सिस्टम रैयत के लिए और ज़्यादा ऑपरेसिव सिस्टम हो गया। ठीक है। और वो जो भी रिटर्न वर्ड थे उनसे ये फियर खाने लग गए। ठीक है। अब डेक्कन राइट कमिश्नर है जो ये इनके बारे में, मनी लेंडर्स के बारे में लिखता है। तो ये जो है ना, ये पीजेंट की वजह से नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है अपने कंसर्न की वजह से कि हाँ ये हुआ वो हुआ। ठीक है। तो 1773 के अंदर हमारी 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ऑफ बंगाल को एक्वायर किया है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ है, हमें पता है। 1793 के अंदर परमानेंट सिस्टम आया है। और संथाल्स जो हैं वो आने लग गए थे राजमहल हिल में 1800 के करीब। फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट कब हुई है बॉम्बे डेक्कन के अंदर, तो 1818-1820 के करीब। एग्रीकल्चर प्राइस गिरे कब, 1820 में। एग्रेरियन प्रोसेस का एक्सपेंशन कब हुआ है, 1840 के अंदर। संथाल रिबेलियन 1855 से 56। कॉटन बूम हुआ 1861 के अंदर। रैयत इन विलेज ने रिबेल कर दिया 1875 के अंदर।